बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एहसन शाह कत्ल केस के बाद एक नई डेवलपमेंट हमारे सामने आई थी, एक नया वकूआ हमारे सामने आया था, एक नई चीज़ हमारे सामने आई थी। वो थी टीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट का कत्ल। चाहे वकूआ के ऊपर भी मैं वहाँ पे गया था, रामे साहब वहाँ पे भी मौजूद थे। हमने इनका इंटरव्यू किया था और आपने उस इंटरव्यू को सराहा था। एक मरतबा फिर फयाज रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरा एक सादा सा सवाल आपसे ये है कि जो एफआईआर काटी गई है, यकीनन आपने एफआईआर देखी होगी। उस एफआईआर में कैसर बट को नामजद किया गया है और उसके साथ किया गया है अमीर फतेह को। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, वो ये है कि अमीर फतेह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है। बल्कि दूसरा है कैसर बट, उसका एक वीडियो बयान आया है, उन्होंने इनकार किया है, तरदीद की है कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इस एफआईआर को किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एफआईआर उतनी तगड़ी है जितनी तगड़ी हम समझ रहे थे? बहुत शुक्रिया कुलैश साहब आपका। इससे पहले भी आपके साथ क्राइम सीन अक्रंस पे मुलाकात हुई, बहुत सारे क्रिमिनल मुकदमात देखते हैं। मैं ख़ुद भी इस तरह के मुकदमात में देखता हूँ, ख़ासा तजर्बा है। इन फैमिलीज़ के भी मामलात को देखते रहे और मैं इसमें ये कहूँगा कि शुरू शुरू में मैं भी ये समझ रहा था कि ये एफआईआर बहुत स्ट्रांग है। राइट। उसकी वजह यह है कि एक आसान सा मुहावरा है कि 302 से ज़्यादा ख़तरनाक 324 होता है। सही। आप मेरी बात को बड़ा हैरानी से लेंगे इस बात को कि मर्डर बड़ा ऑफेंस है, लेकिन 324 अटेम्प्ट टू मर्डर कैसे ज़्यादा संगीन हो गया, ज़्यादा सीरियस उसको क्यों लिया जाए? उसकी वजह यह है कि मर्डर में तो बंदा जो होता है वो उसकी डेथ हो गई, अक्यूज पर जो इंजर्ड पर्सन है वो खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मुलज़म को। सही हो गया। लेकिन जब 324 में बंदा सर्वाइव कर जाता है और वो डायरेक्टली खुद शनाख्त कर सकता है तो वो उस केस का स्टार विटनेस भी बन जाता है। मजबूत हो जाता है। स्टार विटनेस उस केस का सबसे बड़ा विटनेस वो बन जाता है। ऐसे ऐसे। अच्छा, इस केस में जब जवेद भट्ट साहब की डेथ हुई और उनकी मिसेज ने जब 2 लोगों को नामजद किया तो मैंने ये समझा कि ये एफआईआर बड़ी तगड़ी है। सही। उसकी रीजन ये थी कि सेफ सिटी कैमरा वो भी नहीं चल रहे और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है अदर पार्टी के साथ। दुरुस्त। वो एक जो मजरूब हुई है खातून और उसका शौहर मर गया है, उसको उसके बयान को आप कैसे जुटला सकते हैं? ना कोई वकील जुटला सकता है, ना पुलिस जुटला सकती है। उसके बयान को काउंटर करने के लिए, रिबट करने के लिए मुल्ज़म को बड़ा तगड़ा जस्टिफिकेशन देना होगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट इस केस में ये आया कि ये जस्टिफिकेशन वो ले आए हैं। सही। वो जस्टिफिकेशन कैसे ले आए हैं कि एट द टाइम ऑफ अक्रंस जो है वो आउट ऑफ कंट्री है। बड़ा तगड़ा सबूत है उनके पास। बिल्कुल, ये तो ट्रैवल हिस्ट्री पूरी ले आएंगे, टिकट्स वगैरह सारा, फिर उनकी मोबाइल की लोकेशन जहाँ पे वो आउट ऑफ कंट्री हैं उस जगह का सारा। तो अगर वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर देते हैं तो इट मीन्स कि ये एफआईआर तो बोगस होगी, उड़ गई। ये तो उड़ गई, आपका मेन गवाह ही जो है वो इसका मतलब कि वो झूठ बोल रहा है और गलत बयानी से काम ले रहा है। तो ये एफआईआर जितनी तगड़ी होनी चाहिए हो सकती थी उसी तरह से ये नीचे गिर गई। अच्छा सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस एफआईआर में 109 शामिल नहीं की गई। 109 अगर शामिल करते हैं, हालांकि पिछले जितने मुकदमा आते हैं दोनों साइड के ऊपर देखा जाए तो 109 उसमें शामिल होती है, और इस एफआईआर में अगर 109 शामिल करते हैं तो यकीनन 109 में तीफी भट्ट का ही नाम आना था, क्योंकि जहरी सी बात है पीछे वो सैन्य सहूलतकारी उनके ऊपर आनी थी ना। तो इस एफआईआर में 109 शामिल क्यों नहीं? डायरेक्ट उन्होंने 302 शामिल किए। हाँ, 109 मैं आप तीफी भट्ट का नहीं, अमीर फतेह का नाम शायद आना था। जी। मजरू पार्टी है सही। तो शायद आप सॉरी, हाँ जी जी, बिल्कुल 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 सही। हाँ, दुरुस्त। उसमें आप देखें कि इसमें कुलैशम वजह 109 ना ऐड करने की ये है कि 109 तब ऐड की जाती है जब आपको असल मुल्ज़िम का पता ना हो या बाद में कोई सोर्स मिले, राइट, या बाद में कोई सबूत आपके सामने आए कि ये जो मर्डर हुआ है ये फलां शूटर ने किया है लेकिन फलां बंदे के कहने के पे किया है। लेट्स सपोज आप एक अननोन पर्सन के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करते हैं, वो शूटर पकड़ा जाता है और वो कहता है कि मैंने तो फलां बंदे के तहत कहने के पे किया था और उसकी मदद हमारी सहूलतकारी की थी फलां बंदे ने। तो ऐसी सूरत में 109 जो है वो ऐड की जाती है। 109 अभी भी ऐड की जा सकती है इसमें, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट स्टोरी में ये आया कि जो इंजर्ड वुमेन थी, जो मजरूब थी, जो विक्टिम थी, उसने शनाख्त कर लिया मुल्ज़मान को। लेकिन शनाख्त करने के बाद भी फिर मामला बिगड़ गया है। हाँ, शनाख्त करने के बाद बिगड़ ऐसे गया कि वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस उनके पास मौजूद है, एक बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो अब तो आप उसको डायरेक्ट नॉमिनेट कर रहे हैं स्पेसिफिक रोल। सर ठीक है, ये तो वक्त के आने के ऊपर जो भी मामला हमारे सामने आ जाएंगे।
तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आपको जय वक़्वा के ऊपर आपसे मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू आपसे किया था। आप देखा था आगे भी कैमरे थे, पीछे भी कैमरे लगे हुए थे। हम ये सुनते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है बहुत काम करता है, इसमें करप्शन नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, लाहौर बिल्कुल सेफ है। तो अब जहाँ तक मेरी रिसर्च है, जहाँ तक मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि ना आगे वाले कैमरों में कुछ है, ना पीछे वाले कैमरों में कुछ है। यानी दोनों कैमरे ये बताया गया है कि आगे वाले भी यानी उस अक्कर से, उस जिस जगह के ऊपर ये जाए वक़्वा के ऊपर, उसके आगे और उसके पीछे, दोनों साइड के कैमरे बंद थे। बात खत्म हो गई। देखें, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। अदरवाइज़ हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा, आईजी पंजाब साहब सेफ सिटी का इफ्तिताह करते नज़र आते हैं, जी, बड़े बड़े बयानात देते नज़र आते हैं। जी। और जनाब लाहौर को आईटी सिटी बना दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है, पेरिस बना दिया। पेरिस बना दिया जाएगा। और जनाब कहीं ये ना कह दें कि लाहौर को आईटी फ्री भी बनाया उन्होंने, लाहौर को आईटी फ्री भी बनाया है जी, बिल्कुल। कि जनाब आईटी सर फ्री कर ये दिया। अलग मसला है कि पूरा लाहौर जो है वो वीपीएन, बल्कि पूरा पाकिस्तान वीपीएन पे चल रहा है। हाँ, लेकिन वो है कि उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर साहब बनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी, एक तरफ तो हमें ये बताया जाता है कि जनाब इसके ज़रिए इश्तिहारी मुल्ज़मान जो है उनकी शनाख्त हो सकती है, ये इतना अच्छा कैमरा है कि जनाब इससे चोरी की गाड़ियाँ पकड़ी जा सकती हैं, दुरुस्त है। इससे ये क्राइम रोके जा सकते हैं। और जनाब ये फॉलो करता है और पता नहीं क्या क्या करता है। सर अब तो वो सिरे से कह देते कैमरा बंद ही था, बात ही खत्म हो गई, फिर कैसे पकड़ेंगे? अच्छा, इससे पहले भी नाज़रीन आपको बता ये दूँ, हमारे कुछ लाहौर के इलाकों में नशाइयों ने कैमरे उतार भी लिए थे। कैमरे कोई उतार लेता है, कभी बंद हो जाता है, तो ये क्या तमाशा लगा रखा है इस वक़्त? ये अच्छा, ये इस तरह के मामलात में कैमरा बंद होता है। कोई और जो मामलात होते हैं जो उसमें कैमरा बंद नहीं होता, वहां पे तो जियो फेंसिंग और भी बहुत सारे मामलात असल हो में जाते हैं। ये पॉइंट है, ये लेकिन 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 बहरहाल इसने पुलिस की और इदारों की कारकर्दगी पे तो सवाल उठा दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है, ये खुली नाअहली है। और ये चीज़ें इसी वक्त इसी मकसद के लिए लगाई जाती हैं कि जब कभी इनका ज़रूरत पड़े तो इनसे फ़ायदा लिया जा सके। तो जो अरबों रुपये लगा के अब अगर सीसीटीवी फुटेज की ज़रूरत पड़े तो पता चला जी कैमरा नहीं चल रहा। उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको साथ ये भी बता दूँ, जो जावेद भट्ट कत्ल हुआ है, मेरी रिसर्च के मुताबिक जावेद भट्ट का बेसिकली काम तीफी भट्ट के, एक तो जो उनके कारोबारी मामलात थे, यानी पैसों का लेन-देन जो था, वो जावेद भट्ट साहब करते थे। और इसके अलावा तमाम तर केसेज़ में वकला को हायर करना, यानी वकला के साथ कॉन्टैक्ट करना, उनसे जो भी मामलात हैं वो तय करना, वो जावेद भट्ट साहब करते थे। तो वो ये जावेद भट्ट साहब को कत्ल करके इन तमाम तर चीज़ों से अलग किया गया है। रामेश साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यानी वकला से उनका कॉन्टैक्ट करना, ये जो एक मेन बंदा था तीफी भट्ट ग्रुप का, उनको कत्ल किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जावेद भट्ट साहब जो है वो जहाँ तक मैंने देखा है थारो जेंटलमैन थे, राइट, उनके ऊपर किसी किस्म के कोई मुकदमात नहीं है। वो एक बिजनेसमैन आदमी था, पिछले 30-25 साल से वो इनके मामलात को देख रहा था, कारोबारी मामलात को देख रहा था। राइट, और तीफी भट्ट साहब के और मामलात में वो किसी किस्म का उनका इंटरफेरेंस नहीं था, राइट, बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी था। राइट, और ये अनफॉर्चुनेटली दुश्मनी अब और ख़ानदानों को और दोस्तियों को भी लपेट में ले रही है, दोस्तों को भी और ख़ानदानों को भी। राइट, और बाकायदा गैंग वार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जावेद भट्ट साहब की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ कारोबारी मामला देख रहे थे और किसी किस्म का ऐसा नहीं। और ये तीफी भट्ट फैमिली में 30 साल बाद कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है इस तरफ। अच्छा, ये भी सही, ये भी एक बहुत बड़ा, और ये भी पहली दफ़ा देखा गया है कि इसमें घर की जो ख़वातीन है वो भी मजरूब हुई हैं। तो ये पहले लाहौर की दुश्मनी का या ये स्टाइल नहीं है, दुरुस्त है। ठीक है, कि घर की ख़वातीन को इससे पहले पिछले 30 साल से हम लाहौर में ही रह रहे हैं, जी, ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं, तो हम 30-35 साल से यही मामला देख रहे हैं। तो इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए, लेकिन घर की ख़वातीन को इन्वॉल्व नहीं हाँ, किया नहीं किया गया। लेकिन इस सही, मामले में दुश्मनी इतनी शिद्दत पकड़ गई है कि मामला इतनी शिद्दत अख्तियार कर गए हैं कि अब दोस्तियाँ और घर की ख़वातीन भी इसकी ज़द में आ रही हैं। जी, तो हम बस दुआ गो अल्लाह रहम करे। और दूसरी तरफ लतीफ़ा सीसीपीओ पे मुझे हंसी भी आती है। हाँ, लतीफ़ा सीसीपीओ कह रहा है कि लाहौर को सेफ सिटी बना दिया है। सेफ सिटी बना दिया है, कोई गैंग नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। केमियाना साहब, तो ये रामेश साहब, नेक्स्ट वीडियो में हम बिलाल केमियाना साहब के बयान के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ नई अपडेट्स और भी है, अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।